एक तो राकेश अचल जी ने एक बड़ा बढ़िया टर्म उन्होंने निकाला है, धनकड़ गति। अच्छा, हाँ जी। एक उन्होंने शब्द क्वाइन किया है, गढ़ा है, और जी। एकदम समय के अनुकूल है ये। एक शब्द उन्होंने भी गढ़ा है, लोया गति। तो उनके पूरे आलेख को मैंने देखा तो उनके दो शब्द जो है बड़े आज की वर्तमान राजनीतिक स्थिति को पूरी तरह से परिभाषित करते हैं। सुबह सुबह इनके वो लेख मेरे पास भी आ जाते तो मुझे भी पढ़ने का सौभाग्य मिल जाता है। जी, तो मैं सुबह सुबह पढ़ा उसमें, तो ये दोनों शब्द उन्होंने गढ़े हैं और पूरी तरह से स्थितियों का ये बयान करते हैं कि क्या इस हालात बन गए। ये जो पूरा का पूरा जो लोग संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की बात करते थे, राजनीतिक नैतिकता और शुचिता की बात करते थे, संवैधानिक पदों पे बैठे हुए लोगों को सम्मान देने की बात करते थे, जनप्रतिनिधियों को उनका हक देने की बात करते थे, सबके कलई खुल गए। किस किस तरह की खबरें आ रही हैं, अब कोई खंडन नहीं कर रहा उसका। कोई कह रहा है कि धनखड़ साहब का किचन बंद कर दिया गया, कोई कह रहा है कि उनके जो सहकर्मी थे उनको हटा दिया गया, कोई कह रहा है कि उनके जितने प्रोटोकॉल थे सब खत्म कर दिए। तरह तरह की बातें हो रही, और सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप उस पद पे नहीं है तो उस पद पर मिलने वाला जो राजकीय प्रोटोकॉल है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के रूप में भी तो ढेर सारे प्रोटोकॉल आपके पास है, उससे आप कैसे वंचित कर सकते हैं? क्यों किया जाना चाहिए? और धनखड़ साहब जो बहुत मुखर व्यक्ति रहे हैं, आज से नहीं, जब से मैं उनको जानता हूं, राजनीतिक गतिविधियों में, उनकी राजनीतिक गतिविधियों को मैं देखता रहा हूं, तो वो अपनी बात कहते रहे हैं। आप उनकी बात से सहमत हो, असहमत हो, उनके विरोधी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अपनी बात कहते रहे। ऐसे धनखड़ साहब इस मौके पे चुप है। जो ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों ने भी, विपक्षी दल के नेताओं ने उनसे मिलने की कोशिश की तो उन्होंने समय नहीं दिया। ये जरूर खबर आ रही है कि इस्तीफे के साथ ही उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है और उन्होंने उनको मकान छोड़ना है। स्वाभाविक सी बात है, जो ये मकान होते हैं उनको छोड़ना ही पड़ता है। आप भले उसी मकान के कोने में रह लीजिए जो नवागत व्यक्ति है, पदाधिकारी है, लेकिन उस पूरे घर पे आप रह नहीं सकते, क्योंकि इसीलिए बना उस पद धारक के लिए आवास होते हैं। तो ये स्थिति रहती है हर जगह। तो स्वाभाविक सी बात है कि उपराष्ट्रपति का जो आवास है वो उपराष्ट्रपति के लिए है, उस पद पर रह चुके व्यक्ति के लिए नहीं है, तो खाली करना है। लेकिन जितनी जिम्मेदारी उनके ऊपर खाली करने की है, उतनी ही जिम्मेदारी इस सरकार की है कि एक उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ने के बाद जिस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए वो तत्काल उनको उपलब्ध कराना। जो जानकारी, मेरी भी जानकारी है, वो टाइप 8 के हकदार हैं अपना पद छोड़ने के बाद, और अपने जीवन पर्यंत के लिए हकदार है। तुरंत उनको आवास दे देना चाहिए, ये आपका आवास है, ये उसकी तैयारी है, आप अपने आवास में चले जाइए। कि अभी उस बारे में कोई बात नहीं कही जा रही। टेलीफोन हट गया और कर्मी हट गए, फलाने हट गए, ढबाके हट गई, तो बात आ रही है। लेकिन ये बात नहीं आ रही कि उनको आवास जो उनको मिलना चाहिए वो दे दिया गया है या आमंत्रित कर दिया गया है, या जो दिया जाए, जो मकान में उनको जाना है उसका रख रखाव, मरम्मत की बात की जा रही है। तो ये किस तरह का ह्यूमिलिएशन है? और देश के दूसरे नंबर पे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ आप इस तरह का आचरण करते हैं। अगर सभी बातों को हटा दिया जाए कि क्यों इस्तीफा हुआ, निश्चित रूप से राजनीतिक संघर्ष का इस्तीफा है, या इस तरह के इस्तीफे सामान्य स्थितियों में नहीं होते। सामान्य स्थितियों में होते हैं तो उसका प्रकटीकरण भी सामान्य तरीके से होता है। असामान्य तरीके से, असामान्य स्थितियों में और असामान्य बात गतिविधियों में इस्तीफा हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि इस्तीफा दिया नहीं गया, इस्तीफा लिया गया। और दिए गए इस्तीफे और लिए गए इस्तीफे में बहुत बहुत अंतर होता है। लिए गए इस्तीफे के बाद भी कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं बोलते। धनखड़ साहब जैसे व्यक्ति से कम निजी तौर पे मैं उम्मीद करता हूं कि वो बोलेंगे, बोलना चाहिए, और अभी भी मैं मुतमईन हूं कि वो बोलेंगे,
क्योंकि उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उन्होंने सरकार के ऊपर हमले किए हैं। मुझे वो समय दिन याद है जिस समय उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री को किसानों की समस्याओं को लेकर के एक भरी सभा में फटकार लगाई थी, सबने सुना था उसको। तो उनको बोलना चाहिए। आज जो हालात बनते चले, जिसकी बात आपने की, जो आप हालात बनते चले जा रहे हैं, वो सत्ता का केंद्रीकरण है, सत्तावादी रुख रुझान है, या जो राजनीतिक शैली है, यह लोकतांत्रिक शैली नहीं है। हर व्यक्ति को उसका जो दर्जा है वो मिले, हर व्यक्ति को जो सम्मान है वो मिले, जो उसका अधिकार है वो उसको दिया जाए, यह तरीका नहीं है। और यह लगातार पिछले एक दशक से देखा जा रहा है कि जो सामान्य राजनीतिक शिष्टाचार है वो भी नहीं दिखाई पड़ते। विपक्ष को पहले लोग 2014 की लोकसभा में और 2019 की लोकसभा में तो कोई विपक्ष का नेता था ही नहीं। जो नियम है, नियमानुसार जो संख्या बल चाहिए वो नहीं था, तो कोई डिजिग्नेटेड कोई विपक्ष का नेता नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता थे। सरकार चाहती तो उस समय भी वो विपक्ष का नेता का पद दे सकती थी। अपनी तरफ से कहते कि नहीं, विपक्ष का नेता फला व्यक्ति रहेंगे और हम उनको विपक्ष के पद का दर्जा देंगे, ये सरकार का अधिकार है। लेकिन जब संख्या बल के आधार पर अगर किसी राजनीतिक दल को विपक्ष का नेता बनने का हक है और उसको विपक्ष के नेता का दर्जा या उसका विपक्ष के नेता का सम्मान नहीं मिल रहा है, तो सरकार बढ़ के कहां से देगी? तो ये अगर ये सरकार अपनी तरफ से आगे बढ़ करके लोकतांत्रिक संस्थाओं, मर्यादाओं, परंपराओं को मजबूत करने की अगर बात करती है तो वो खोखली बात है। वो सरकार ऐसे किसी भी संस्था, ऐसे किसी भी पदधारक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जो किसी भी तरह से इस सरकार के लिए, इस सरकार का नेतृत्व करने वाले लोगों के लिए, इस सत्तारूढ़ दल के लिए किसी तरह का राजनीतिक चुनौती खड़ा कर सकते हैं, किसी तरह की विश्वसनीयता हासिल कर सकते हैं। वो समाज में अविश्वसनीय बने रहें, उनके बारे में तरह तरह की चर्चाएं होती रहें, या विमर्श बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आखिर धनखड़ साहब के इस्तीफे को लेकर के तरह तरह की बातें क्यों की जा रही है? यह जो यशवंत वर्मा साहब का प्रकरण लाया जा रहा है, यशवंत वर्मा साहब का प्रकरण था, इसके कारण से इस्तीफा दे दी, ये क्या एक नया नैरेटिव चलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब के प्रकरण में कौन सा ऐसा काम धनखड़ साहब ने किया जो सरकार नहीं चाहती थी? सरकार तो कह रही थी, एक भी बयान उसका नहीं है कि वह ये जो उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव है उसको लेकर के वो सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक सरकार ने कहा, किरण रिजिजू साहब लगातार कहते रहे हैं कि हमको विपक्ष का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, और जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो उनके बारे में कहा है वो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है और हम कार्रवाई करेंगे। तो जब सरकार ही उनके प्रकरण में कार्रवाई कर रही थी तो धनखड़ साहब ने ऐसा कौन सा काम कर दिया? भारतीय जनता पार्टी न्यायमूर्ति शेखर यादव साहब के बारे में भी जो उसका रुख रुझान है, उससे कौन सा भी कार्रवाई कर रहे थे? शेखर यादव साहब के बारे में उन्होंने कोई तत्परता नहीं बरती। न्यायमूर्ति शेखर यादव साहब के बारे में जो विपक्ष का प्रतिवेदन था उसको भी उन्होंने कोई बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। तरह तरह के जो टेक्निकल ग्राउंड हो सकते हैं उसके आधार पर उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहां से न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब और न्यायमूर्ति शेखर यादव साहब के बारे में पकड़ आ गया? वजह केवल है कि उन राजनीतिक कारणों की चर्चा नहीं होने देना चाहता है सत्तारूढ़ दल, जिनके कारण से हालात पैदा हुए। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो पहलगांव की घटना। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पहलगांव के घटना में शामिल आरोपियों की अभी तक पहचान न होना, उनकी गिरफ्तारी का न होना या उनका मारा न जाना। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो एक राष्ट्रवादी माहौल बनाने की कोशिश की गई थी वो पूरी तरह से पूरा सिलसिला बिखर गया। युद्ध विराम को लेकर के ट्रंप के लगातार, कल पिछले मंगलवार को ट्रंप ने भाषण दिया कि उनके हस्तक्षेप से, शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, क्या हस्तक्षेप से यह युद्ध विराम हुआ। और सत्तारूढ़ दल का एक नेता ट्रंप साहब का नाम लेकर के नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप गलत बयानी कर रहा है। प्रकारांतर से कहने की बात की जा रही है कि यह युद्ध विराम दोनों देशों की आपसी सहमति से हुआ। बिल्कुल हुआ होगा, हम भी मानते हैं अपने देश के पराक्रम के बारे में,
लेकिन सरकार सेना की ताकत के पीछे नहीं खड़ी हो सकती। अपने निर्णयों के लिए उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो जो पूरा का पूरा प्रकरण है, यह सरकार के लिए चुनौती है। सरकार किसी कीमत पर इस विषय पर बात नहीं होने देना चाहती, किसी को भी वक्तव्य देने का मौका नहीं देना चाहती है। और अगर वक्तव्य देने का मौका देती तो ये लगातार संसद की कार्रवाई बाधित नहीं होती, भंग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। अब बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कह रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो कर क्यों नहीं रहे हैं? विपक्ष आता है कि चर्चा होनी चाहिए, आप कह रहे हैं कि चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो बीच में बाधक कौन है? इसका मतलब कि आप जो दावा कर रहे हैं वो और जो आप चाहते हैं वो दोनों बहुत फर्क है। आप उस चर्चा को छोड़ दीजिए, उसका नाम नहीं लेना चाहते हैं। अन्यथा विपक्ष कह रहा है किसी चर्चा की, जाओ भाई चर्चा करो, कोई बात नहीं। कृषि मंत्री कहते हैं किसानों का मुद्दा है, 11 सवाल किसानों से जुड़े हुए हैं, उस पर चर्चा हो जानी चाहिए। अरे किसानों की चर्चा तब होगी ना जब देश का अस्मिता बचेगी। आप उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? सभी काम धाम छोड़कर उस पर चर्चा कर लीजिए, सब विपक्ष भी संतुष्ट, आप भी संतुष्ट, लेकिन आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो राजनीतिक विषय है, जिस राजनीतिक विषय के कारण सरकार के ऊपर सवाल पैदा हो रहा है, उन कारणों को चर्चा को रोकना है। इसलिए माननीय न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा साहब का प्रकरण छेड़ दीजिए, न्यायमूर्ति शेखर यादव साहब के बारे में छेड़ दीजिए, कोई ना कोई ऐसा प्रकरण लेते आइए कि उस विषय पर चर्चा कीजिए। जो मुख्य कारण है, जिस कारण से जिस विषय पर वक्तव्य देने के लिए खड़गे साहब को उन्होंने अनुमति दे दिया, बड़ा सवाल यह है। उस सवाल से बचने की कोशिश है। और अगर ये बात होने लगेगी तो निश्चित रूप से विमर्श में रहेगा कि सरकार अगर ये कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं और विपक्ष भाग रहा है, अगर यह नैरेटिव सरकार चलाना चाहती है तो यह नैरेटिव क्यों चलने देगी वो, कि वो खड़गे साहब के बयान के कारण से वो आहत हुई, अपने को राजनीतिक रूप से वो घिरा हुआ महसूस कर रही है, तरह तरह की बातें लाएंगे। और अब भ्रष्टाचार का मुद्दा इस सरकार के लिए कब से भारी हो गया? जिन लोगों के ऊपर इस सरकार ने, इस सरकार के नेताओं ने, इस सरकार के वरिष्ठतम पदाधिकारियों ने जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए, आज वो सभी के सभी सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ ही नहीं है, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं जो लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार में कोई मुद्दा नहीं है। किस भ्रष्टाचारी के खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? भ्रष्टाचार को भी आप अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुसार समय समय पर बोलते रहते हैं। 20 साल, 25 साल, 15 साल, 10 साल पुराने मामले लेकर के चले आएंगे। आप कहेंगे ये इस मामले पे बड्रा के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अरे कौन रोका है जांच करने के लिए आपसे? 2008 का मामला है, 18 में FIR आपने कराया है, 7 साल के बाद आप कहानी सुना रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, आरोप पत्र लेके चले आया और दावा करते हैं कि नहीं बड़ी कार्रवाई होती ही सब लोग करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? चंदन बघेल को आपने पकड़ लिया। अरे कब का मामला है वो? आज का है क्या? कल का है क्या? परसों का है क्या? इतने साल तक आप सोते रहे? जब चुनाव की स्थितियां बनने लगे तो आप पकड़ के लेके चले गए, नहीं देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। और वो एजेंसी पकड़ रही जिसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर जा रहे हैं, आप राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय लगातार कहता रहा है कि आप मामलों की जांच करेंगे तब आप गिरफ्तारियां करेंगे, वो आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। बड़े सवाल है। अगर ये सरकार लोगों के मताधिकार, सत्ता में बने रहने के लिए मताधिकार भी छीनने के लिए आमादा हो, तब सोच सकते हैं कि किस सीमा तक ये जा सकते हैं। मताधिकार छीन लेंगे आप किसी का, मतदाता सूची से नाम हटा देंगे मनगढ़ंत बातों पर। और आपका ये मुद्दा नहीं है। आप अगर ये कहते हैं कि घुसपैठी आप घुसपैठियों को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं, जिन लोगों को, जिन समुदायों को आप घुसपैठिया कहते रहे हैं, उस समुदाय के लोगों को अपनी पार्टी का उम्मीदवार आप बना चुके हैं उसी बिहार में। आप अपने अनुकूल सब चीजें सेट करेंगे और लोग उसको मान जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, आप घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा है। जब आप उम्मीदवार बना रहे थे तब आपको व्यक्ति घुसपैठिया नजर नहीं आ रहा था। आज जो घुसपैठिया नजर आ रहा है, उस समुदाय के लोग घुसपैठिया नजर आ रहे हैं आपको। आज तक आपने कितने लोग, पिछले 20 साल से आप बिहार में सत्ता में है, कितने घुसपैठियों की आपने पहचान कर ली? आपकी सरकार में, जिस सरकार में आप शामिल हैं, उस समुदाय के लोगों को आप आरक्षण दे रहे हैं। लोगों के नैरेटिव बनाने के लिए अपनी बात करेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा।
सत्ता में बने रहने के लिए जो इस तरह के नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की जा रही है, ये निश्चित रूप से जी, चिंताजनक है। और खास तौर से उस समय उस स्तर पर चिंता और पैदा हो जाती है जब आप जो लोग राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, जो लोग संवैधानिक संस्थाओं के सम्मान की बात करते हैं, जी, उनके स्तर पे बात हो रही है। बाकी तो आप आरोप लगाते रहे दुनिया के लोगों को, इन्होंने कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, इनका सम्मान नहीं किया, उनका सम्मान नहीं किया, ये बिल फाड़ दिया, वो उनको इज्जत नहीं दी, तमाम तरह की बातें आप करते रहे। आप क्या कर रहे हैं? तो ये सवाल इस बात का है। तो ये केवल और केवल एक ऐसी सरकार है उभर के सामने आ रही है जो केवल सत्तावादी रुख रुझान बने रहना चाहती है।